हूं नीलेश फरकाड़े और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माण न्यूज। दोस्तों, आज का दिन सबके लिए खास है। दिन है लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। मगर इस देश का अपना एक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ पर कई जाति धर्म संप्रदायों के लोग यहाँ पर रहते हैं और साथ ही साथ एकात्मक रूप से अपना विकास भी करते हैं। और आज इसका सबसे बड़ा उत्सव भी है। जी हाँ, आज हम चुनते हैं हमारे देश को चलाने वाले लोगों की एक पूरी मंडली। पहला चरण था। आज महाराष्ट्र में 5 जगहों के लिए चुनाव हुए, जिसमें मुख्य रूप से हम कई कुछ नाम लेना चाहेंगे, जिसमें रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर। इन जगहों पर बड़े बड़े धुरंधरों ने अपने हाथ आजमाए। उसमें सबसे बड़ा नाम नागपुर से नितिन गडकरी का आता है, जो देश के पहले 5 ऐसे लोग जो देश को चलाते हैं, देश को संभालते हैं, उनमें आता है। मोदी सरकार के सबसे बड़े कार्यक्षम मंत्री के रूप में नितिन गडकरी जी को जाना जाता है और साथ ही साथ उनका अपना एक अलग महत्व भी है। आज वो चुनाव भी हुए, लोगों ने भर भर कर वोट दिए और साथ ही साथ लोगों ने अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए धूप की परवाह न करते हुए लाइनों में खड़े होकर मतदान किया। इसमें सबसे जरूरी चीज ये थी, कुछ आंकड़ों पर हम नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि रामटेक में सबसे पहले यानी कि 9 बजे तक जो मतदान हुआ, सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई, 9 बजे तक जो मतदान हुआ उसमें 5.82% मतदान शुरुआत में हुआ। नागपुर में 7.73, भंडारा गोंदिया में 7.22, गढ़चिरौली चिमूर में 8.43 और चंद्रपुर में 7.44 ये आंकड़ा शुरुआत में आया। उसके बाद में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा, धूप रही, सारी चीजें रही, मगर उसका भी इस पर मतदान पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। ये बात सही है कि 5 बजे तक के आंकड़े ही हमारे पास फिलहाल है और अभी भी वोटिंग चल रही है। जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर पूरे आंकड़े आ चुके होंगे। मगर ये भी जानना जरूरी है कि दिन भर में क्या हुआ और एक आम नागरिक, एक सोशल एक्टिविस्ट से लेकर एक आम नागरिक तक हम इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो इन सारी चीजों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मनोज भुजबटकर सर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ हमारे से हमसे आज जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ इन्होंने आज पूरे मतदान की प्रक्रिया को भी नजदीक से देखा है। सर, सबसे पहले आपका हमारे में ये स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल, किस तरह से देखते हैं आज के चुनाव को? क्या चुनाव में जिस तरीके की जो चीजें हुई वो निश्चित तौर पर अच्छी थी, बुरी थी, कैसा देखते हैं? नो डाउट आज सबसे बड़ा दिन था लोकतंत्र का। आज का जो दिन होता है, मतलब हर 5 साल बाद जो भी मतदान का जो दिन होता है, वो सबसे बड़ा पर्व होता है और हर हिंदुस्तानी इंसान को इस दिन मतदान करना बहुत अनिवार्य है। जब तक अपन मतदान नहीं करेंगे तब तक ये लोकशाही को अपन और सुदृढ़ नहीं बना सकते। अगर राष्ट्र निर्माण करना हो तो हर आदमी को यकीनन और कितने भी तकलीफ के बाद भी मतदान करना जरूरी है। हर इंसान में वो जागरूकता होनी चाहिए, हर नागरिक में वो जागरूकता होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र को बचाया जाए। तो ये इस साल का जो चुनाव हुआ, इसमें बहुत सारा ऐसा अजीब सा एक सरकमस्टेंसेस दिखे कि जिसमें मतदार इस बार जितने भी मतदाता थे, इन्होंने कहीं पे भी ऐसा डिस्कशन नहीं किया जिस तरीके से पहले चलता था कि भैया हम टपरी पे जा रहे हैं, कहीं होटल में जा रहे हैं, बहुत सारा डिस्कशन होता था, लेकिन हाँ, बहुत सारी चर्चाएं चलती थी। लेकिन इस बार वोटर बहुत साइलेंट था। इसका रीजन एक ये हो सकता है कि बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज चली, जिससे लोगों के मन में ऐसा बैठा कि या अब क्या है, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप था, कहीं कुछ और था, किसको कुछ परोसा जा रहा था, अपन अपने पार्टी हिसाब से सब अपना अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन इस बार लोगों ने जिस तरीके से सजगता से हर चीजें ली, जैसे बहुत सारे मुद्दे आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड आया, राम मंदिर आया, अपने फेवर में सबने अपने अपने तरीके से अपने पार्टी को जिताने का जो भी कार्य किया होगा। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि जो एक आइडियल या उसको बोल सकते हैं कि एक साइलेंट वोटर होता है, जो 10 to 15% होता है, जो एजुकेटेड होता है, इस बार वो सजग था कि इस बार मैं वही सरकार लाऊंगा जो मेरे राष्ट्र को निर्माण करेगी। राष्ट्र निर्माण का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ मैं घर पे झंडे लगाऊं, मैं मेरे हाथ में कुछ और लेके चलूं। राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है तुम्हारे दिल से मेरा राष्ट्र बनना चाहिए, मेरे देश का प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहिए। दिस इज द राष्ट्र निर्माण। सेकेंडरी राष्ट्र निर्माण का अर्थ आप ये भी लगा सकते हो कि अगर देश पे आपत्ति आती है तो मेरा धर्म छोड़ के मेरा पहला धर्म राष्ट्र धर्म होना चाहिए। तो राष्ट्र धर्म के लिए आपको ये चुनाव में 100% आपको वोटिंग करना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर एक चीज मैं आपको यहाँ पर इसमें ऐड भी करना चाहूंगा कि सभी जानते हैं कि 2019 से हमने जो तकलीफें सही है कोरोना में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ऐसी आपत्ति 100 साल में एक बार आती है, ऐसा कहा जाता है। फिर चाहे वो प्लेग हो या फिर बाकी जो बीमारियां आई थी 100 सालों में, जो बहुत सारी जनहानि उसमें होती है और साथ ही साथ लोग मरते हैं, लोग उसमें आहत होते हैं। तो ये मुद्दा इस बार के चुनाव आते आते इसके प्रचार में कहीं गायब सा हो गया। क्या नहीं, मतदाताओं ने इस पर ऐसा ध्यान ऐसा दिया? नहीं हुआ। मैं अभी आपको बोला कि एक आइडियोलॉजिकल थिंकिंग वाले लोग जो होते हैं, जिनको अपन इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं, वो 10 to 15% ही अपने देश में, ये बिल्कुल फैक्ट है। वो कहीं जाते नहीं, वो ग्राउंड लेवल पे काम करते नहीं, वो कहीं कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी थिंकिंग बहुत सही होती है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है 2019 से लेके जो जो प्रक्रिया हुई वो सबके मन में, दिल में बैठी है, सिर्फ उसकी चर्चा ही नहीं हुई इस बार। मैंने पहले भी आपको बताया, इसका रीजन एक ही है, सबके दिमाग में यही था कि अब हम समझ गए, अब हम हर हर पार्टी को समझ गए, हर झोलझाल को समझ गए। मतलब एक ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा, यानी दुर्दैवी राष्ट्र बोल सकते हैं, दुर्दैवी राज्य बोल सकते हैं, जिसमें हर तरीके की एक्टिविटीज हुई है और वो सबको हाथ करके गई। मैं कल तक के जिसको मेरा भगवान मान रहा था, मतलब मैं इन द सेंस, वो पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, सिंपल सा, जो समझता था कि ये तो मतलब ये एकदम इसके बगैर पार्टी नहीं, करप्टेड पर इंसान है, वही इंसान को वो अपने पार्टी में ले रहा है। और उसके बाद उसके लिए उसको कार्य करना पड़ा। तो लोगों के मन में ये सब हर जगह हो रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप ही समझ गए कि कितने लोग कितने पार्टी में गए, क्योंकि वो अपने अधिकार में आता नहीं है, अपन सिर्फ दिल की बात कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो लोगों के मन में आहत हुई है, तो इस बार 100% कहीं ना कहीं लोगों ने सब सबका विचार करते हुए अपने तरीके से वोटिंग किया है, और उसमें हर मुद्दा आया है। उसमें आपका मतलब जो आंकड़े छुपाए गए उसमें मृत्यु में, हमारे इसमें भी आपने भी देखा होगा नागपुर में कितने लाशें बहती थी, जलती थी, और कितने लोगों को उन्होंने शो ऑफ किया। तो ये सब मुद्दे आए उसमें। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा आया, राम जन्मभूमि का मुद्दा आया। लेकिन इसके बावजूद आज अपने नागपुर में, भले ही नागपुर बहुत अच्छा, नितिन जी गडकरी ने साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, और देवेंद्र जी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से सजाया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर अपने रोजगारी का अगर विषय लेते हैं तो उसका ग्राफ बहुत नीचे है। मैं कोई आंकड़े वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं आजू बाजू जब देखता हूँ कि 100 मेरे जो दोस्त हैं, उनके जो बच्चे हैं वो वंचित है बहुत सारे, मतलब उनके एजुकेशन हाईली एजुकेटेड है, वो अप टू द एमटेक तक के हैं, मतलब मास्टर डिग्री तक के हैं, लेकिन उनको रोजगार उस तरीके का नहीं है। अगर आपके 100 में से 10 बच्चे पढ़ाई वाले हैं और उनको 10 लोगों को 20-20 लाख का पैकेज मिला, इसका मतलब ये 90 ने क्या करना? पकौड़े तलने का कोई विषय नहीं होता है। डेफिनेटली उनके अधिकार में, या उनके जो भी उनकी एबिलिटी है, वो एबिलिटी के हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए था। और हर इंसान अभी आज के डेट में नागपुर में आप देखो, पोहे वाला, वड़े वाला, ऑटो वाला, और इस तरीके से रोजगार नहीं चलेगा, क्योंकि अपन यूथ नेशन है। वर्ल्ड में वी आर द नाउ डेज वी आर द यंगेस्ट नेशन, और ये यंगेस्ट नेशन का प्रॉपर वे से यूज होना चाहिए। अगर इस यूथ को अगर प्रॉपर वे से यूज नहीं किया, तो हर बार ऊपर वाला मेहरबान नहीं होता, ये यूथ भी बूढ़े हो जाएंगे, इसके बाद आपका राष्ट्र फिर रसातल में चले जाएगा। मेरी दिल की इच्छा ऐसी है कि ये यूथ का, मैंने आज अपन 30 to 40% यूथ लोग हैं, इनका अगर प्रॉपर वे से अपन यूज नहीं किया और वही माइथोलॉजिकल चीजों में चले गए, डेफिनेटली अपन ने अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपने यहाँ लिखा भी है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके बाद एक शब्द भी आता है हिंसा, धर्म हिंसा तदैव च, मतलब अगर अहिंसा अगर सबसे बड़ा धर्म है अपना, तो फिर भी धर्म बचाने के लिए अगर हिंसा करनी पड़ी तो ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन ये वक्त जब आएगा तो आएगा, उसके पहले हमको धर्म के साथ चलते हुए, अहिंसा के साथ चलते हुए अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र के मतलब लोगों को आगे लेके जाना चाहिए। तो इस तरीके से अपने यहाँ लोगों को एजुकेटेड नहीं किया जा रहा है, उनको सिर्फ वही पुराने विचारों में डाले जा रहे। मैं खुद इंजीनियर इंसान हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अभी आने की बाकी है, उस पर अपन विचार नहीं कर रहे। चंद्रयान छोड़ दिया, एक मंगलयान चले गया, अपन ने बोला ब्रावो ब्रावो, हमने सब पा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आगे अपने को सोचना है, 2050 के बारे में सोचना है। लेकिन 2050 के बारे में किस बारे में सोचना है आपको, कि मेरा राष्ट्र कहाँ आगे जाएगा, मेरी पार्टी 2050 में चुन के आएंगी, इसको कोई महत्व नहीं है। कोई भी इंसान चुन के आए, वो राष्ट्र के लिए ही काम करना चाहिए। अपना 140 करोड़ लोगों का वतन है, लेकिन इस वतन में प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 15,000 लोग अपने पे राज्य कर रहे हैं, और वो 15,000 लोगों का अगर आप ग्राफ निकालोगे 1947 से लेके आज तक, सिर्फ 20% लोग गरीबी में मरे होंगे, और वो आप भी समझ रहे होंगे 15,000 कौन है, जो लोकसभा विधानसभा चलाते हैं, वही लोगों की बात कर रहा हूं। अगर उनका अगर आप ग्राफ देखोगे, तो वो ऑटो से लेके
विमान तक चले गए और आपका जो विमान वाला था वो रसातल में आ गया। तो विमान वाला तो सामान्य व्यक्ति था, आप और मेरे जैसा ही था, या और कोई काश्तकार होगा, तो वो 10 एकड़ का आज 5 एकड़ पे आ गया, 5 एकड़ का 2 एकड़ पे आ गया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने देश में, बेसिक प्रॉब्लम से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपने बोलते बोलते एक बात कही कि हाँ। आज वोटिंग हुई, उसमें एक चीज ये भी देखने को मिलेगी कि निश्चित तौर पर चर्चाएं उसकी हुई नहीं, मगर हाँ, ये उतना ही सच है कि वहां पर जो पार्टियों के दल बदल हुए, पार्टियां तोड़ी गई, पार्टियों को डाइवर्ट करके अलग पार्टियां बनाई गई, ओरिजिनल पार्टी को सेकेंडरी पार्टी बना दिया गया, जो निकले उनकी ओरिजिनल पार्टी बना दी गई, ये सारी चीजें हुई। हम किसी पे आक्षेप नहीं ले कर रहे, मगर एक आम आदमी ये बात जरूर सोचता है कि ऐसा क्या हुआ। बात अगर शिवसेना की करें तो निश्चित तौर पर बाळा साहब ठाकरे अगर होते तो क्या बाळा साहब ठाकरे शिंदे जी के साथ जाते? शरद पवार जी की मानने की बात अगर अजीत पवार जी मानते तो निश्चित तौर पर अलग सरकार बना पाते। ये चीजें जो है वो छोटी छोटी है वो, मगर ये आम आदमी के दिमाग पर बहुत ज्यादा असर करती है और वो करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें किसी की राजनीति से लेन देन नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर है कि हम उस पार्टी की मनोदशा, उस पार्टी के इतिहास, उस पार्टी की डिटेलिंग पर विचार न करते हुए सारी चीजें कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा मुद्दा उसमें बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से शिवसेना दो फाड़ हुई, आज शिवसेना में कहा जाता है कि हमारी पार्टी में प्रपत्र नहीं निकलता, हमारी पार्टी में डिटेलिंग नहीं है, हमारी पार्टी में आदेश आता है। और ये गर्व की बात होती है हर शिवसैनिक के लिए कि हमें हमारी पार्टी से आदेश आता है। अब जब आदेश निकलने वाली जगह को ही आपने साइडलाइन कर दिया और एक अलग पार्टी बना दी गई, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये भी उसमें कारण सबसे बड़ी बात क्या होती है नीरज जी, कि आपका अगर कोई पक्ष है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन आप अगर ये पूरा चुनाव देखेंगे, इसमें आइडियोलॉजी कहाँ है? आप बताइए मुझे। अगर बोलता हूँ कि डेफिनेटली अपना हर हर पक्ष की आइडियोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा 140 करोड़ लोगों में कोई राइट देखता है, कोई लेफ्ट देखता है, और राइट वाला भी रॉन्ग नहीं हो सकता और लेफ्ट वाला भी रॉन्ग नहीं हो सकता। अपने अपने तरीके से देश चलता है, सबके अपने विचार है, और सब देश को आगे जाने के लिए ही सोचते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो देशभक्त है वो यही सोचेगा कि मेरा राष्ट्र आगे जाए, फिर उसमें बीजेपी आए या कांग्रेस आए, लेकिन मेरा राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरी और आपकी भी तमन्ना है, और मेरे साथ दोस्त जो है कैमरामैन, उनकी भी यही तमन्ना होगी। तो इसमें क्या है, आइडियोलॉजी तो कहीं दिखी नहीं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिस वजह से अपन ने करप्शन के वजह से कांग्रेस को अपन ने छोड़ा, जब अन्ना हजारे का चला, मैं तो आज की नहीं सोचता हूं, मैं तो 2013 से सोचता हूं कि भैया क्या क्या एक्टिविटीज हुए अपने देश में। मैं उसके पहले भी सोचता हूँ, 1999 के भी सोचता हूँ, मैं उसके बाद 2004 के भी सोचता हूँ, मैं मनमोहन सिंह के बारे में भी सोचता हूँ। इसमें एक सुंदर सी चीज आपको बताता हूँ मैं, अगर जिसमें गैप आ रही थी, भैया ये क्या हो रहा है देश में, क्या प्रॉब्लम हो रही। जिनका बर्थ 1975 से लेकर 80 के बीच में हुआ, उन्होंने एक अलग जमाना देखा है, और जिनका जन्म 1990 से लेकर आगे में आया, उन्होंने अलग जमाना देखा है। हमने वो भी जमाना देखा है जहां पे हम बैलगाड़ी में बैठे हैं, एट द सेम टाइम हमने वो मारुति देखी है जो 55-35 हजार की आती थी उस समय। एट द सेम टाइम हमने वो ऑडी का भी जमाना देखा। अब इस चीज में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरे को इतिहास पता नहीं, मतलब मेरे को पता है मेरा जन्म 74 का है, लेकिन जो 90 में है उसको कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया, दिस इज बैड दिस इज गुड, उतना हैमर हो गया कि उसको समझा ही नहीं, और उसको पता ही नहीं कि फैक्ट में कहाँ चेक करूं। फैक्ट में अगर आप जाओगे तो चैनल्स में आप देखोगे कि भैया उनका अलग ही कुछ खेला चल रहा है। तो बुक्स कहाँ है? हर घर में जाओ आपको बुक्स ही नहीं मिलेंगे भैया। अब आपके घर में अगर बुक्स नहीं है तो आप बोल ही नहीं सकते मैंने पढ़ा करके। इसमें पढ़ के अगर आप बोलते होंगे तो ये सॉरी, तो ये एकदम आपकी मतलब मूर्खता है, या मेरी भी मूर्खता है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके बाद पढ़ने के बाद जरूरी है कि ऑथर ने सही लिखा होगा। एट द सेम टाइम उस समय की वस्तुस्थिति, ये सबका आपको जायजा लेना पड़ेगा, तब आप बोल सकोगे कि आप शुद्धान मतदाता हो। अन्यथा वही खेला चलेगा जो आज देश में चल रहा है, क्योंकि हमने वो जमाना देखा है जब हमारे यानी अपने सभी परिवारों में 1 या 2 शर्ट रहते थे। आज गरीब के भी घर में 6-6 शर्ट है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से, ना कि किसी ने प्रगति की इसके वजह से नहीं है। और उस समय से सब बातें हुई अपने देश में, जहां से कुछ चीजें नहीं बनती थी, हरित क्रांति से लेके सब, ये देशभक्ति से लेके सब बातें चलती थी उस समय, लेकिन उसको प्रॉपर वे से सरकार ये नहीं प्रोवाइड करती थी कि वो ये जताती थी कि भारत सरकार यानी मेरी सरकार। आज के डेट में वो नहीं हो रहा है। सरकार एक इंसान की कभी नहीं हो सकती है, वो भारत की हो सकती है, आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। भले ही वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, भले ही वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, उसने वो उसकी चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए कि नहीं, ये सरकार मेरी है,
एक की नहीं हो सकती। ये इसमें भी आपका दो मत होगा, तो आप नहीं, बताइए। निश्चित तौर पर हर कोई किसी की अपनी एक विचारसरणी होती है और अपनी अपनी एक सोच होती है, और ये सोच और दूसरा उसको सोच को झुटलाए, ये भी सही नहीं है। मगर निश्चित तौर पर जितना समर्थन उसका हो सकता है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि बात देश की हो रही है, देश के विकास की हो रही है। नागपुर की जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पर नागपुर में एक सबसे बड़ा चेहरा जो कि नितिन गडकरी जी के रूप में माना जाता है, उनका इलेक्शन आज था। उनका आज सीट के लिए, उनकी सीट के लिए कहते हुए हम ये कहेंगे नागपुर लोकसभा सीट के लिए आज इलेक्शन हुआ, और आज लोगों ने मतदान किया। जाहिर सी तौर पर जो 5 जगहों पर मतदान हुआ है उसमें नागपुर की जो स्थिति थी वो बहुत कुछ खास अच्छी नहीं थी। सबसे पिछड़े हुए नागपुर ही थे 5 बजे तक अगर सोची जाए, क्योंकि 47.91 जो 5 बजे तक का आंकड़ा है, इतना परसेंट ही मतदान यहाँ पर हुआ है। बशर्ते फिर भी हम ये जरूर कहेंगे कि नागपुर में पलड़ा अगर किसी का भारी होगा, अगर जंग किसी के बीच में होगी तो वो विकास ठाकरे और नितिन गडकरी इनके बीच में थी, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। आम मतदाता यहाँ पर क्या सोचता है, यहाँ पर कई बातें सामने आई चर्चाओं के दौरान और साथ ही साथ प्रचार सभाओं के दौरान, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने कहा था कि ना मैं किसी की गाड़ी में पेट्रोल डालूंगा, ना मैं कोई बैनर लगाऊंगा, ना मैं किस तरह का प्रचार करूंगा, मगर चुन के मैं सबसे ज्यादा मतों से ही आऊंगा। जाहिर सी बात है, गडकरी साहब पिछले 2019 के चुनाव में लास्ट के 2 से 3 दिनों में उन्होंने घर से बाहर निकलकर प्रचार किया था। इस बार उन्होंने बहुत पहले से प्रचार शुरू कर दिया, और उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर वो गए जहां पर वो आज तक नहीं गए थे। कई लोगों ने ये बातें भी कही, इसके बारे में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें लोग बोलते हुए दिखाई दिए कि हमारे एरिया में गडकरी जी पहली बार आए और हम खुशी इस बात की कि वो आए। जहां तक विकास ठाकरे जी की बात थी, विकास ठाकरे ने भी जनसंपर्क अभियान बहुत ही तेजी से चलाया। साथ ही साथ उन्होंने मीटिंग्स के माध्यम से इन चर्चाओं को काफी आगे तक ले गए, और एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि विकास ठाकरे ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मगर एक दौर ऐसा भी आया चुनाव प्रचार के दौरान जहां पर ऐसा लगा कि क्या विकास ठाकरे तो टक्कर देने की ताकत रखते हैं, और विकास ठाकरे टक्कर दे भी रहे हैं। ये सारी चीजें थी। मगर अब इलेक्शन जो कि मतदान हो चुका है, और मतदान होने के बाद में हम इस बात पर जरूर चर्चा कर सकते हैं कि कहा गया कि यहाँ का चुनाव जो है वो विकास के ऊपर नहीं तो धर्मों के और जातियों के आधार पर किया गया। क्योंकि गडकरी साहब के बेटे का भी एक वीडियो वायरल हुआ एक मीटिंग में, और उन्होंने वहां पर ये कहते हुए सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि जो वोटिंग है वो गडकरी साहब बीजेपी को न दे, गडकरी साहब को वोट करे। उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई, और निश्चित तौर पर इन चीजों को कहीं ना कहीं भुनाने का भी प्रयास किया गया सोशल मीडिया पर। तो इन सारी चीजों को कैसा देखते हैं, एक नागपुरकर होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अपने महाराष्ट्र की एक परंपरा है, और अपन सब जितने भी लोग हैं अपने, ये सब क्रांतिकारी विचार के लोग हैं। जहाँ जब भी राष्ट्र की बात होती है, तो सबसे पहले जब भी क्रांति हुई तो महाराष्ट्र से हुई। तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो समझने के लिए, मतलब ये ऐसा है कि अगर महाराष्ट्र ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, तो दिल्ली तक वो बात जाती है। अगर अपन इस चीज को अगर अपन इस तरीके से लेते कि ये इसमें हिंदू कार्ड चला, ये कार्ड चला, तो डेफिनेटली बीजेपी ने ये कोशिश जरूर की है। क्योंकि उन्होंने जैसी रामनवमी भूमि है उसके वेरी नेक्स्ट या वेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उन्होंने पहला चरण रख दिया। तो कहीं ना कहीं एक एक सामान्य जनता के मन में आया कि भैया यही तारीख चूज करना था। हो सकता है आप 15 को स्टार्ट करते थे और 17 को तो रामनवमी थी, लेकिन उसमें वो उस तरीके से थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज लगी कि इसमें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का काट चला है। लेकिन सर मुझे बताइए, जैसे ही चुनाव समाप्ति की घोषणा हुई वहां पर विकास ठाकरे भी थे और नितिन गडकरी भी थे, दोनों मुद्दारेश्वर मंदिर पहुंचे और दोनों ने वहां पर साथ में नहीं, प्रॉब्लम यही हो रहा ना तो इसका फायदा कांग्रेस को भी हुआ। आज के डेट में धर्म का प्रॉब्लम यही हुआ। मैंने अभी आपको जो एक चीज बताई कि जिनका 1975 का जन्म है और जिसका 1990 का है, तो वो 90 वाले ने 10 साल तो उसको कुछ समझा नहीं। फिर 2000 के बाद टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आते आते 2008 तक के अच्छा डेवलपमेंट हुआ। फिर ये मोबाइल में जो डाटा आ गया वो फ्री में आ गया। तो इसके वजह से जो उनका एजुकेशन हुआ है वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्टिविटीज। लेकिन उन्होंने पढ़ा क्या एक्चुअली? सबसे बड़ी चीज होती है आपके घर में बुक्स कितने। तो अभी मेरे ख्याल से एवरेज में सबके घर में बहुत हो गए, मुश्किल से 2-3 लेटेस्ट वाली ये बुक्स होंगी, उसके ऊपर तो हो नहीं सकती। तो इसके वजह से लोगों को वो ज्ञान नहीं है कि एक्चुअली क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और उस वजह से मतलब इन्होंने जो धर्म पे आ गए, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं धर्म की बात नहीं करता हूं तो मैं पीछे चले जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि अगर अपने को मतलब अपने राष्ट्र को आगे लेके जाना चाहिए,
तो धर्म तो अपने यहाँ सभी धर्म के लोग हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है या कोई और धर्म श्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं होगा। विकास ठाकरे जी भी हिंदू है और गडकरी जी भी हिंदू है, तो इनमें क्या तफावत करोगे आप कि एक मतलब एक कांग्रेसी है तो क्या अलग धर्म कहोगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लोगों के अज्ञानता के वजह से उनको एक्टिविटीज करनी पड़ती है, यानी वो दोनों को ही। ठीक है, आइडियोलॉजी तो पहले से ही बीजेपी की वही रही है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी पहले से यही रही कि हम धर्म निरपेक्ष रहते हुए हमको राष्ट्र को आगे लेके जाना है, जिसमें सब लोगों को हम समृद्ध करेंगे। वो समृद्ध करने के बाद उनको सोचना है कि मेरे को किस धर्म का पालन करना है, लेकिन मैं प्रोटेक्शन जरूर दूंगा। जैसा अमेरिका में होता है, हर धर्म का इंसान है लेकिन उनको प्रोटेक्शन है, वो अपने तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। Sorry. लेकिन प्रॉब्लम अपने देश में क्या है? अपने देश में प्रॉब्लम यही है कि मैं अगर राष्ट्र की बात करता हूं और धर्म बोलूंगा कि भैया ठीक है धर्म मेरा घर तक है, या मैं उसको अपने तरीके से अपने तक की सीमित रखूंगा, तो लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं। इसमें थोड़ी सी लोगों की जो सोच है उसमें फर्क आना चाहिए। अभी अगर अपन धर्म की बात करते हैं तो आपने जैसे बोला कि दोनों ही राम मंदिर में गए, दोनों नहीं तो दोनों ही हिंदू लोग हैं और अपने ही लोग हैं। और अगर कोई मुसलमान भी व्यक्ति है तो वो भी मस्जिद जा सकता है, क्योंकि हर कोई अपना भगवान के पास प्रार्थना करने जाता है कि भगवान मुझे ये परीक्षा में पास कर दे। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ने जाना चाहिए, दोनों का धर्म एक ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं धर्म इस चीज उसकी वजह से दिखाता हूँ कि मैं अगर धर्म के नाम से चुन के आऊंगा, तो कहीं ना कहीं भगवान को आहत होती है, कहीं ना कहीं भगवान अपने मन में बसते हैं, उनको भी हम आहत तो एक होती है। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और निश्चित तौर पर हमें बिल्कुल। अगर हम किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर है और हमारे लिए सबसे बड़ा संविधान है और संविधान के हिसाब से हम चलते हैं। और हर कोई वोट देते हो जाति धर्म संप्रदाय का नहीं, मगर यहाँ पर जो चर्चाएं चली थी शुरुआत जो बीच के लास्ट की जो एक हफ्ते पहले की जो बातें थी, जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया, माहौल बनाया गया, गडकरी जी के बेटे का वो वीडियो वायरल हुआ, साथ ही साथ में उस पर अभिप्राय आने लगे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने वैसा क्यों कहा। वो सारी चीजें उसमें आने गई। उन्होंने बोलते बोलते ये भी कहा कि अगर कोई काम हो तो मेरी तरफ ना आए, मैं किसी से दलाली नहीं देता, मेरी तरफ ना, आप बीजेपी के लोगों की तरफ जाए। तो उसमें से कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी आहत हुए। उन्होंने भी ये कहा कि उनके भी मन में ये बात जरूर आई होगी कि हम कोई दलाल तो नहीं है, हम पार्टी का काम करते हैं। ये सारी चीजें भी वहां पर सामने आई। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों को अगर देखें तो क्या ये चुनाव विकास के दृष्टिकोण से लड़ा गया या फिर जाति धर्मों के नाम पर लड़ा गया? उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरे मतलब जिस तरीके का ये चुनाव प्रक्रिया हुई और जिस तरीके से मुद्दे रखे गए, तो उसमें तो मैक्सिमम आपको राम राम जन्मभूमि, उसके बाद में जो भी उन्होंने मतलब करप्शन के अगेंस्ट जो बातें की थी कि हमने ये कर दिया, फिर उसके बाद मोदी जी की गारंटी जो बातें हुई है, इस पे उन्होंने मतलब मैक्सिमम बीजेपी ने फोकस किया। लेकिन आम जनता जो सोचती है, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा, तो वो तो अपनी पार्टी अपने अपने तरीके से सब कार्य करेगी। लेकिन एक सामान्य नागरिक रहते हुए और मैं देश के हित में अगर सोचूं, तो मुझे एक समझ में आ रहा है, जैसे आपने बोला कि संविधान सर्वोपरि, मतलब राष्ट्र के लिए डेफिनेटली संविधान सर्वोपरि, क्योंकि उसके ही नियम पे अपने को चलना है। फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, सिख हो, जो भी हो, जो भी पंथ का हो, धर्म का हो, जात का हो, कोई विषय नहीं उसमें, क्योंकि आपको नियम से चलोगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा, अन्यथा राष्ट्र निर्माण हो नहीं सकता। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वो समाज के बारे में आती है। धर्म अलग चीज है और संविधान एक तरीके से अलग चीज है। अगर आप धर्म पे जाते हो तो धर्म में ये सबसे बड़ी बात है कि आपको अ, वो शक्ति या वो गारंटी या सरकार से वो सब सुविधाएं होनी चाहिए कि मैं मेरे धर्म के हिसाब से मैं अपने भगवान को वर्शिप कर सकूं या उसकी प्रार्थना कर सकूं। तो वो हर 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 भारतीय नागरिक का पहला प्रथम अधिकार है। तो इसमें तफावत किस चीज की होनी चाहिए कि भैया मैं हिंदू हूं और मैं ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान भी राष्ट्र का ही है, उनके भी लोग लड़ाकू हैं, वो उन्होंने भी इस देश के लिए सब कुछ किया है। तो इस तरीके से जो मतलब फैलाया गया है, जो भी पार्टी फैला रही होंगी वो गलत कर रही है, कोई भी करे वो सब गलत चीजें हैं। ये नहीं होना चाहिए, अपने देश के लिए हितकारी नहीं है। और अगर अपने को अगर आगे जाना है, राष्ट्र को आगे लेके जाना है, तो धर्म आपको अपने समाज तक सीमित रखना है। आप सीमित इन द सेंस उसको वाइडली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका उत्साह करना है बहुत अच्छे तरीके से करो, सौहार्दपूर्ण से करो। अगर मेरे बाजू में कोई अलग धर्म का आदमी रहता है तो उसको भी सुख दो, ताकि उसको भी लगे कि भैया ये भाईचारा है। मतलब ये होना ही चाहिए, क्योंकि आप अपना जो मतलब एक वाक्य है कि वसुंधरा कुटुंबकम, ये वसुदैव कुटुंबकम, मतलब ये वसुधरा ही हमारा कुटुंब है। तो वसुंधरा इन द सेंस ये पृथ्वी में जो भी राष्ट्र है,
अमेरिका से लेके जो भी एंड तक युगांडा जो भी राष्ट्र होंगे वो सब हमारे भाई और बंधु है। तो फिर अपन ही देश में मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है? ये भी सोच, ये शुद्धांता अपने मतदार में आनी चाहिए। अपने को विकास पे ही लड़ना इसलिए चाहिए। हाँ, धर्म के बारे में अगर कोई गलत चीजें हो रही है तो ये सरकार की सर्वप्रथम प्रायोरिकता है कि उसमें से एक रास्ता निकाल के दे, देश में शांतता बनी रहे और हर आदमी को उसमें सभ्यता आनी चाहिए, यही मेरा कहना। लेकिन राष्ट्र का निर्माण करना है तो धर्म के साथ में आपको विकास की भी बात करनी चाहिए। और जिस तरीके से अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है वो पूरा विकास नहीं है। सिर्फ अपन लोगों ने सिर्फ रास्ते देखे हैं। रास्ते देखने के बाद आज भी आप मिहान में जाओ, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हुआ था 2000 मेरे ख्याल से 1990 में मिहान की बात चली थी, वो बनते 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 आई 2010 तक आई, फिर उसके बाद में उसकी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हुई। लेकिन आज जिस तरीके से सेज बनना चाहिए था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उस तरीके से हुआ नहीं। नागपुर के लोगों ने सोचा था कि इतना बड़ा रोजगार आएगा, हुआ नहीं। तो ये सब सोचना चाहिए। ये इसमें आपको सही में नगीने चुनना है। लोकसभा में अगर आपको देना है तो कोहिनूर हीरे से भी बढ़ के लोग देना है आपको। तो इस चीज के लिए आपको मलिन लोग नहीं देना चाहिए। अगर कोई आदमी, अगर पार्टी का आदमी अगर कुछ गलत बातें दूसरे समाज के बारे में बोल रहा है तो सबसे पहले उस पार्टी ने एक्शन लेनी चाहिए उसके ऊपर। अगर ऐसा नहीं हो रहा अपने देश में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में एक सेन लग रही है। और आप और हम कल जाके दुश्मन भी बन सकते हैं इस वजह से, क्योंकि आपका जात अलग हो सकती है, मेरी हो सकती है, लेकिन इसमें जाति का प्रश्न नहीं है। सबसे पहले अपन भारतीय है, यही जोश सब में मन में होना चाहिए। निश्चित तौर पर, और ये बात सभी ने सोचनी भी चाहिए। हम भी इस बात के पक्षधर है कि निश्चित तौर पर ये बातें सब हर कोई अगर सोचे तो हमारा देश कुछ अलग होगा। सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नागपुर की दें। नागपुर में आज कई अच्छी चीजें हुई तो कई थोड़ी सी मन को टटोलने वाली चीजें भी हुई। एक केंद्र पर युवक द्वारा गडकरी जी की फोटो में उसमें जो पर्ची निकल रही थी उसमें गडकरी जी का फोटो आ रहा था और गडकरी जी को मतदान करें ऐसा मेंशनिंग निकल रहा था, और वो इंस्टेंट वहां से निकल रही थी। उस पर उसने आक्षेप दिया और निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हो रहा है। तो ये जो नई नई तकनीकें आ रही है जिसमें हमें पता चलता है कि भाई आपका प्रचार इस तारीख को इस दिन में इस वक्त पर खत्म हो रहा है, अब इसके बाद आप प्रचार नहीं कर सकते। इसके बाद अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसके बाद अब चुनाव आयोग की प्रोसेस शुरू हो गई और उसमें आप कोई खलल नहीं डाल सकते। मगर ये जो नई नई तकनीकों से चीजें हो रही है, आज उस व्यक्ति ने जो बात कही वो निश्चित तौर पर सही है। तुरंत प्रिंट होकर निकलने वाली चीज में अगर वहां पर किसी पार्टी के नेता का फोटो आ रहा है और उस पर वो दिखाई दे रहा है कि भैया आप इन्हें मतदान करें, ये अगर कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये प्रचार है। और अगर ये प्रचार है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? चुनाव आयोग ने अच्छे तरीके से कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें सिंपल सा है कि एक दिन पहले, मतलब चुनाव 19 का था तो 17 तारीख के 5 या 6 बजे तक आपका चुनाव खत्म, मतलब प्रचार खत्म होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों में इतनी आइडियाज बढ़ गई है कि वो नए नए तरीके ढूंढते हैं और हर चीज पे लगाम चुनाव आयोग नहीं लगाएगा। सुदृढ़ नागरिक को भी ये सोचना चाहिए कि ये प्रचार है या अपप्रचार है। अगर आप इसको प्रचार समझते हो तो जिस व्यक्ति का फोटो आया होगा उसके लिए प्रचार है, लेकिन अगर लोकतंत्र के विचार से देखा है तो ये अप्रचार है, क्योंकि ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आपका भी कहना होगा कि भैया जब चीजें खत्म हो गई है 17 तारीख के शाम को, तो उसको किसी भी तरीके से, अगर मैं झंडा भी लेके गया हूं, मैं अकेला एक इंसान हूं और मैं झंडा लेके आदमी का एक आधा लेके चल रहा हूँ, वो भी प्रचार है। तो ये नहीं होना चाहिए। सब में नियम का पालन करना चाहिए। और जिस पार्टी का भी किया होगा तो उन नेताओं ने बिल्कुल बड़े दिल से कहना चाहिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर बड़ा नेता हर जगह देख नहीं सकता है, मतलब उसके भी कोई लिमिटेशंस होते हैं। उसको 2 ही आंखें और ज्यादा से ज्यादा 2 कान है, सुन सुन के एक फोन से 10 बार 10 न्यूज सुन सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहना चाहिए कि भैया नहीं, ये इट्स नॉट प्रॉपर, क्योंकि उनको भी समझता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पार्टी का विषय है, मेरे पास अधिकार है, तो ये गलत चीज है। ये सामान्य इंसान को दुख पहुंचता है इस चीज से। मतलब अगर संज्ञानता है तो, नहीं तो लोग तो ये सिंपल ही बोलते भैया हमको क्या कांग्रेस से क्या बीजेपी से क्या, हम तो हमारा काम करना है, कोई अपने को कोई किराना देता नहीं, कुछ करता नहीं है। लेकिन जो देश में पॉलिसीज बनती है उससे आपको क्षणिक क्षणिक लाभ होता है, जिससे अपना राष्ट्र निर्माण होता है। इसमें भी सामान्य जनता ने विचार करना चाहिए। अगर ये नहीं सोचोगे आप तो आप राष्ट्र निर्माण की बात ही नहीं करो, या तो आप ये सोचो ही नहीं। अपना एक काम करो, 1 सेकंड के लिए जाओ या 10 सेकंड के लिए जाओ, आपका वोटिंग करो और घर में जो भी आपके कार्य वो करो। लेकिन ये 5 साल में भी जो पर्व आता है, जैसे आपने राम जन्मभूमि का या रामनवमी का एक पर्व बनाया, बड़ा ही सुंदर पर्व बना,
लोग बिल्कुल आनंदित हुए। उसी तरीके से ये पर्व को लेकर जाए, क्योंकि ये जैसा एक अगर मंदिर बना है तो ये देश भी अपना एक मंदिर ही है। अपने अपने तरीके से सोचो तो धर्म के हिसाब से, यानी ये मंदिर को मेरे को कैसा सुंदर बनाना है, कितना स्वच्छ बनाना है, इसमें कितनी दयाशीलता, प्रेम कैसे बढ़े, इसमें विकासशीलता कैसी बढ़े, मैं कैसे ये देश को आगे बढ़ा सकूं। भले ही मैं ऑटो चला रहूंगा, लेकिन मैं उसमें कुछ नया आइडिया लेके मैं कुछ छोटा सा उद्योग कर रहा हूँ, फिर भी मैं मेरे राष्ट्र के लिए क्या डोनेट कर सकता हूँ। ये नहीं होता है कि भैया मैं 100 का पेट्रोल 200 रुपए में भर के, ये कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। अगर मेरे को कोई 20 रुपए में मतलब एक मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, मेरे को कोई एक 20 रुपए में चीज दे रहा है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि मेरा 10-15% का हक है, तो मैं वो ज्यादा ज्यादा 25 या 27 रुपए की बेचने का हकदार हूँ। लेकिन 20 रुपए की जो 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो ये राष्ट्रीय निर्माण नहीं है, मैं लूट कर रहा हूँ किसी के भी। तो ये नहीं होना चाहिए अपने देश में। चलिए, निश्चित तौर पर ये बात मेरा कहने का जो आपको उद्देश्य होगा वो समझ में आ गया होगा, वो राष्ट्र प्रेम नहीं। निश्चित तौर पर ये जो बातें हैं वो हर किसी को सोचने में मजबूर करने वाली है। मगर दोस्तों, सबसे बड़ी चीज आज हमारे भारत का, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का महापर्व, उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज पहला चरण उसमें हुआ है। उसमें महाराष्ट्र में 5 जगहों के लिए मतदान पूरे हुए और साथ ही साथ कई बड़े नामी गिरामी लोगों का यहाँ पर एक बड़े नामी गिरामी लोगों का यहाँ पर वो उनका भाग्य, हम कह सकते हैं उनका भाग्य उन मशीनों में कैद हो गया है। और निश्चित तौर पर हम इससे पता चलेगा कि आगे चलकर इसके क्या स्थिति होने वाली है और किस तरह से होने वाली है। मगर हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि आप सभी ने वोटिंग का अपना कर्तव्य निभाया होगा और निश्चित तौर पर आपने जाकर वोट किया होगा और आपने सही व्यक्ति चुना होगा, यही आशा हम भी करते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश जी, आपने भी मुझे बुलाया। तो दोस्तों, ये विषय चर्चात्मक हो सकता है, मगर हाँ, ये हर किसी से जुड़ा हुआ भी है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो अपनी राय जरूर रखते हैं, मगर आज आप आपने जिस व्यक्ति के बारे में सोचा, जिस भी उम्मीदवार के बारे में सोचा, तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के बारे में सोचा। और अगर आपने वोट किया है तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। और इस कर्तव्य को लेकर आप सभी को राष्ट्र निर्माण न्यूज का सलाम है। अगले एपिसोड में नए व्यक्ति, नए चर्चा के साथ फिर हम आपके सामने आएंगे। तब तक नीलेश फरकाड़ी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।